नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में आज हम जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इससे जुड़े हुए आतारांकित प्रश्नों यानी अनस्टार्ड क्वेश्चंस को हम अपने आज के अंक में शामिल कर रहे हैं। जो पहला प्रश्न अरविंद जी इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ वो है नई जैव ईंधन नीति। ये केसी राममूर्ति जी ने जानकारी मांगी, तो क्या उत्तर मिला? बिल्कुल प्रीति, ये जो सवाल है बेसिकली ये बायोफ्यूल्स को लेकर के है। और इस समय जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह की जो कीमतें बढ़ी हैं या बढ़ रही हैं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे विकल्पों की तलाश जारी है जिनमें बायोफ्यूल्स को है। और इसमें ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं एथेनॉल वगैरह की, तो उससे जो है किसानों को मदद करना भी सरकार के एक एजेंडे में है। और उस पॉलिसी के बारे में राममूर्ति जी ने इसको 4 हिस्सों में सवाल पूछा है कि क्या सरकार नई जैव ईंधन नीति शुरू करने की प्रक्रिया में है, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल। उसके बाद पूछा है, उसका विवरण मांगा है, प्रस्तावित नीति की विशेषताएं क्या है जानना चाहा है। जवाब धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 जून 2018 को जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति इसको अधिसूचित किया था। इसमें 2030 तक 20% एथेनॉल का मिश्रण और डीजल में 5% जैव डीजल का मिश्रण करने का लक्ष्य हासिल करने की एक परिकल्पना की गई है। और इस नीति की कुछ खास विशेषताएं भी इसमें दी हुई हैं। इसमें कहा कि जैव ईंधन का बुनियादी जैव ईंधनों और उन्नत जैव ईंधनों के तौर पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, इसके अलावा प्रोत्साहनों, कुल खरीद गारंटी और उन्नत जैव ईंधनों के लिए व्यवहार्यता में कमी संबंधी निधियन यानी पैसा देना, संसाधन देना, एथनॉल उत्पादन के लिए बीज, शीरा, गन्ने का रस, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और अधिशेष खाद्यान्नों की अनुमति देना। यानी एक अच्छी चीज़ इसमें भी है प्रीति की, जैसे बहुत सारे अनाज जो खराब हो जाते हैं, उनको मानव उपयोग या पशु के उपयोग के नहीं रहते, वो भी इसमें शामिल होगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि गैर जो खाद्यान्न तिलहन है, रसोई तेल हैं, प्रयुक्त रसोई तेल यानी जिनका उपयोग हो चुका होता है, अल्पावधिक फसलें हैं, उनसे जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाना। और उसके अलावा जैव ईंधन के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए प्रयासों के बीच में तालमेल करना, ये सारे पहलू शामिल हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने ये भी बताया कि जो R&D केंद्र है फरीदाबाद में IOCL का, उसने जो है उन्नत जैव ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, इसने पिछले 5 सालों के दौरान जैव ईंधनों के अनुसंधान और विकास पर 1978 लाख से अधिक धनराशि खर्च की है। BPCL ने 2014-15 से 2018-19 के बीच में 1228 लाख रुपए खर्च किया है। और HPCL यानी जो कि उसने पिछले 5 सालों के दौरान 2850 लाख रुपए की राशि खर्च की है, यानी R&D पर ये जो कंपनियां हैं प्रयास कर रही हैं, धनराशि खर्च कर रही हैं और R&D जारी है, इन पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम जारी है। और ये भी कहा गया कि तेल वितरण कंपनियां जो हैं वो तमाम इलाकों में बायोमास से एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए 11 राज्यों में दूसरी पीढ़ी के, इनको 2G एथनॉल जैव रिफाइनरियों की स्थापना कर रही हैं। ये पूरा सवाल दिया गया। यानी आने वाले समय में ये कह सकते हैं प्रीति की जो बायोफ्यूल हैं वो हमारे बहुत सारे जो परिदृश्य को बदलने जा रहे हैं। अब अगला सवाल जो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर के है, बहुत सारे सवाल पार्लियामेंट में उठे हैं इस बात को लेकर के। डॉक्टर अमी याज्ञिक और राजमणि पटेल जी जानना चाहते हैं कि क्या ये जो पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि हुई है उसका आंकड़ा क्या है, क्या स्थिति है? जी, डॉक्टर अमी याज्ञिक और श्री राजमणि पटेल ने जो प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि 3 वर्षों के दौरान, जो पिछले 3 वर्ष हैं उस दौरान देश में प्रतिशत के आधार पर पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान पेट्रोल की जो बढ़ती खपत है उसका भी मूल्यांकन किया है? अगर हाँ, तो प्रतिशत के रूप में ये खपत में जो वृद्धि हुई उसका ब्यौरा क्या है? और क्या मांग में वृद्धि कीमतों में वृद्धि के अनुरूप है? और क्या सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव है सरकार के पास? और इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? उत्तर धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, उन्होंने दिया। और 3 वर्षों के लिए पेट्रोल और डीजल का जो औसत मूल्य है और जो प्रतिशत वृद्धि हुई है उसका ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि 2016-17 में जो पेट्रोल की कीमत है वो 64 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर रही,
और इससे पहले अगर 2015-16 की बात करें तो उसके मुकाबले अगर तुलना देखें बढ़ोतरी की तो ये 4.9% की बढ़ोतरी हुई पेट्रोल की कीमतों में। और इसके अलावा 2017-18 में ये बढ़कर पेट्रोल हुआ 69 रुपये 20 पैसा, जो वृद्धि रही पिछले साल की तुलना में 7.1%। 2018-19 में पेट्रोल की कीमत और बढ़ी और ये 75 रुपये 37 पैसे हो गया, और ये वृद्धि रही पिछले साल के मुकाबले 8.9% की वृद्धि। डीजल के मूल्य भी बताए हैं उन्होंने। 2016-17 में 53 रुपये 24 पैसे मूल्य रहा, पिछले साल के मुकाबले जो वृद्धि रही वो करीब 13.25% की, यानी 13.25% की वृद्धि। डीजल का मूल्य 2017-18 में रहा 58 रुपये 78 पैसे, ये पिछले साल के मुकाबले करीब 10% से ज़्यादा रहा। उसके बाद 2018-19 में डीजल का दाम हो गया 68 रुपये 22 पैसे औसत, ये पिछले साल के मुकाबले करीब 16% की वृद्धि रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्राकृतिक गैस का बुनियादी मूल्य है वो नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश 2014 के अनुसार छमाही आधार पर किया जाता है, यानी हर 6 महीने में दिया जाता है। और पिछले 3 वर्षों में बुनियादी मूल्य अगर हम देखें तो वो $2.5 अमेरिकी MMBTU से बढ़कर 3.23 अमेरिकी डॉलर MMBTU हो गया। यानी अगर इसमें देखें वृद्धि तो ये करीब 29% की वृद्धि हुई है पिछले 3 वर्षों में। और पेट्रोल की खपत का ब्यौरा आगे उन्होंने मांगा था, पेट्रोल की खपत का भी ब्यौरा इसको हम बता देते हैं जल्दी से। जो खपत रहा है 2016-17 में वो रही है 23,765 TMT खपत रही, जो कि 2018-19 में बढ़कर हो गई 28,284 TMT। प्रतिशत में वृद्धि अगर देखें तो 2016-17 में 9% बढ़ी पिछले साल के मुकाबले, और अगर 2018-19 में देखें तो ये पिछले वर्ष के मुकाबले 8% बढ़ी। और ये भी उन्होंने बताया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हैं, जिनको हम OMCs कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो उत्पाद मूल्य हैं या अन्य बाजार दशा हैं उनके अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त निर्णय लेती हैं। और जो CGD कंपनी है वो CNG का खुदरा मूल्य राज्य करों, सीमा शुल्क और अन्य घटकों पर विचार करने के बाद निर्धारित करती हैं। तो ये उत्तर यहाँ पर मिला है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, और अगला प्रश्न है अरविंद जी, कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट, डेरेक ओब्रायन ने प्रश्न पूछा है, बताइए क्या उत्तर मिला। हाँ, इन्होंने 3 हिस्से में पूछा है प्रीति, डेरेक जी ने, और उन्होंने पूछा कि 2015 से देश में उत्पादित कच्चे तेल की कुल मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है, और ये भी पूछा कि क्या सही है कि 19-20 में कच्चे तेल का उत्पादन घटने की संभावना है, अगर ऐसा है तो विवरण क्या है, कारण क्या है, और ये भी पूछा कि देश में सकल घरेलू उत्पाद में कच्चे तेल के उत्पादन का कितना योगदान है। ये काफ़ी लंबा और बड़ा सवाल है अगर आप देखेंगे। जवाब दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा कि 2015-16 में जो कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था वो 36.94 MMT हुआ, 2016-17 में ये 36.001 हो गया, उसके बाद 2017-18 में 35.68 हो गया, 2018-19 में कम हुआ और 34.20 MMT हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये 34 से और 36 के बीच ये है, और 2019-20 में अप्रैल से जनवरी के बीच का जो आंकड़ा है ये दिया हुआ वो 27.07 MMT है ये। और इन्होंने कहा कि ये जो है ये अप्रैल से जनवरी के बीच का जो आंकड़ा है उसकी तुलना में ये पिछले बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो वो 5.95% कम है। ये भी कहा कि कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ, कई कारण उसके हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ परिकल्पना से कम उत्पादन होना, इसके अलावा परिपक्व क्षेत्रों और कुछ क्षेत्रों में रिजर्वायर संबंधी मामलों के कारण प्राकृतिक गिरावट, रखरखाव के कार्यकलापों के लिए काम बंद करना और जल कटौती में वृद्धि और वन के कारण क्षेत्र कार्यकलापों में व्यवधान आदि शामिल हैं। ये बहुत सारे कारण हैं, जिसके नाते अब ये और भी खासतौर पर हमारे दर्शकों के लिए दिलचस्प आंकड़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 के दौरान नियत मूल्य यानी 2011-12 के मूल्यों पर है, देश के कुल सकल मूल्यवर्धन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र का योगदान 1.38% था। इससे आप मान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल ये कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा दिया गया है।
अब ऑयल से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रीति, जो एलपीजी कनेक्शन की ओर, क्योंकि ये भी लाइफलाइन है। बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं जो कि लगातार जो ईंधन के नाते जो है उनके बहुत सारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता था। अब काफ़ी बड़ी ग्रामीण आबादी जो है एलपीजी से भी कनेक्ट हो रही है। सवाल पूछा है डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी ने, पूछा कि एलपीजी कनेक्शन से लाभान्वित आबादी की स्थिति क्या है, क्या स्थिति वास्तव में पहुंची है, कहाँ आए हैं हम लोग। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है 2 भागों में और जानना चाहे कि अब तक कितनी आबादी को एलपीजी या कहें रसोई गैस के जो कनेक्शन है वो उपलब्ध कराए गए हैं और बची हुई जो आबादी है उसे एलपीजी कब तक उपलब्ध कराई जाएगी, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं उन लोगों को उपलब्ध कराई गई सस्ती रसोई गैस के दाम क्या हैं और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के कारण क्या है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें जो उत्तर दिया है वो मिला है कि एलपीजी कनेक्शनों को जारी रखना एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को नए एलपीजी कनेक्शन के लिए किए गए किसी भी रिक्वेस्ट या फिर अनुरोध को तत्काल यानी जल्द से जल्द रजिस्टर करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कोई अगर आवश्यकता आती है, कनेक्शन के लिए मांग आती है तो उसको तुरंत पूरा किया जाए। ओएमसीज पात्रता के अनुसार जो आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद 7 कार्य दिवसों में कनेक्शन जारी करने का प्रयास किया जाता है ओएनसीज की तरफ से। और 1/2/2020 यानी 1 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज 97.3% है। ये जो है राष्ट्रीय तौर पर 97.3% लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार क्या करती है, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली जो घरेलू एलपीजी है उसके प्रभावी मूल्य को आवश्यकता अनुसार घटाती बढ़ाती है। और घरेलू एलपीजी मूल्यों को जो पहल योजना है उसके तहत मासिक एलपीजी राज्य सहायता यानी सब्सिडी के रूप में संशोधन के साथ जो भी घटते बढ़ते मूल्य हैं उसके साथ एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार हर महीने संशोधित इस को किया जाता है। जो उन्होंने मूल्य पूछा तो वो बता रहे हैं हर महीने संशोधन होता है मूल्यों में। नॉन सब्सिडाइज जो है गैर राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर रिफिल खरीदने पर लागू राज्य सहायता क्या की जाती है, लाभार्थी जो है उसके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है और इसका जो वहन है वो सरकार की तरफ से किया जाता है और सब्सिडी का भार सरकार वहन करती है। ये उत्तर यहाँ पर मिला है और इसी के साथ जो आज का अंक है उसका समय यहीं पूरा हो गया है। तो आज हमने जो प्रश्न लिए वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न लिए। अगले अंक में किसी और विभाग या मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।